अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। आज अडयाला जेल में जीएचक्यू हमला केस की समाअत थी। पीटीआई की तकरीबन मैं कहूँगा सारी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी, क्योंकि सब नॉमिनेटेड हैं जीएचक्यू हमला केस के अंदर। तकरीबन सब की बात करूँगा। और आज इस्तगासा के जो गवाहान थे वो पुलिस एहलकार, जिनमें से चंद जमान पार्क में टेबल के नीचे छुप के सुन रहे थे, कुछ जूम मीटिंग में किसी तरह से घुस गए थे, उन्होंने खर्चातें वगैरह रिकॉर्ड करेंगे। और लग ये रहा है कि सज़ा हो जाएगी जीएचक्यू हमला केस में भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को, इमरान खान साहब को भी और बाकी लीडरशिप को भी। एनीवेज, इस मौके पे वहाँ पे एक स्कफल का हमने रिपोर्ट हुआ कि फवाद चौधरी साहब और शोएब शाहीन साहब के दरमियान कुछ बातचीत हुई। पीछे उसके मुद्दा क्या था? वो ये कहा था कि एक ने सुना ये कि मतलब एक ने कहा कि ये टाउट है, ये भगौड़ा है, उन्होंने आगे से उन पर हाथ उठा दिया, पता नहीं सुलह सफाई हो गई। शेर अफजल मरवत साहब के बारे में पार्टी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, उन्हें पार्टी से निकाल दिया। अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में ये बातें तक हो चुकी, जब वो आपको याद होगा 12 अजला किसी तरह से क्रॉस करके वो पेशावर पहुंचे थे, जब संगजानी के करीब कहीं पर जलसा करना था। शानदाना गुलजार हो गई। उसके अलावा दीगर लीडरशिप के बारे में भी, एक ऐसे वक्त में जब पार्टी इट नीड्स टू स्टैंड टुगेदर, एक दूसरे पर ये इल्जाम हैं कि ये टाउट है या यूं कह लीजिए गद्दार है, एक दूसरे पर ये इल्जाम हैं। और फिर पार्टी डिसिप्लिन के बड़े मामला हैं। हमारे साथ रऊफ हसन साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर हैं। थैंक यू रऊफ साहब, आपने वक्त दिया है। इसी को सर सबसे पहले एड्रेस कर दीजिएगा। आई थिंक कि ऑल्दो कि मेरा मैटर तो नहीं है, आपका पार्टी मैटर है, बट इट सीम्स टू बी लाइक द केस कि ऐसे मौके पे जब इत्तेहाद की आपकी जमात को सबसे ज्यादा जरूरत है, दरमियान में एक दूसरे पर ही इल्जाम आते हैं और पार्टी डिसिप्लिन कहीं फॉलो नहीं हो रहा, वो इस पर इल्जाम लगा रहा है, वो उस पर इल्जाम लगा रहा है, डिसरे लग रहा है एक पार्टी में। सर थैंक यू बाजू साहब। देखिए, डिसरे तो कोई नहीं है पार्टी में, लेकिन चंद शार्प किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो नहीं होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। हकीकत ये है कि पहले भी बहुत दफ़ा शेर अफजल मरवत साहब को शो कॉज नोटिस दिए गए थे, लेकिन फिर पार्टी के लार्जर इंटरेस्ट को सामने रखते हुए उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन ये डिसरप्शनिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रहीं, और उसके बाद ये अब खान साहब ने फैसला किया है और उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। उसके बाद मेरी जाती राय ये है कि जी, अगर खुदा न ख्वास्ता कोई किसी किस्म का डिसएग्रीमेंट होता है तो उसको पब्लिक फोरम के ऊपर आके नहीं, ये पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, पार्टी के अंदरूनी फोरम्स के ऊपर ही डिस्कस होने चाहिए। और पब्लिक फोरम के ऊपर आकर इस किस्म का कोई स्टेटमेंट देना जो है वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जी, जो आपने वो, मैं उनका नाम तो लेना भी मुनासिब ही नहीं समझता, बिकॉज उनका जो रोल रहा हुआ है वो इंतहाई ऑब्जेक्शनबल है। तो आज जो शोएब शाहीन साहब के साथ उनका जो रवैया था वो काबिल मुज़म्मत है, और उन्होंने पब्लिकली उनके ऊपर हाथ उठाया। तो अब ये मामला जो है वो खान साहब के पास जाएगा, और देखते हैं कि ये इनके साथ, चूंकि वो पार्टी से तो वो भी निकाले जा रहे हैं, वो तो कहते हैं खान साहब ने सुलह करवा दी तो उनके साथ उनका ये कहना इजहार किया हुआ है। खान साहब हर दफा मिलते भी तो है ना सर, उनसे बातचीत भी करते हैं, तो फिर जाहिर है कि मतलब पार्टी कह रही है कि मतलब उन्होंने उस वक्त पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन इमरान खान साहब डज नॉट थिंक दैट वे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं बाजवा साहब, देखिए, पार्टी से निकाले गए हुए, ये 23 जून 2023 को इनको पार्टी से खारिज कर दिया गया था। हमारे पास लेटर पड़ा हुआ है, आप कहेंगे तो मैं आपको भिजवा दूंगा। उसके बाद अभी रिसेंटली खान साहब, आप कहते हैं मिलते रहते हैं, मिलने का मकसद वो उनकी ख्वाहिश के ऊपर मुलाकात नहीं होती। आपको पता है, जब कोर्ट रूम में लोग होते हैं तो ये साहब भी वहां पहुंच जाते हैं, और ये जबरदस्ती खान साहब से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताया गया, चूंकि मैं तो कोर्ट रूम में जा नहीं सकता, और ये खान साहब की कभी ख्वाहिश नहीं हुई कि जी वो इनसे मुलाकात करें। उसके बाद जब इनकी कोई स्टेटमेंट्स वगैरह और इनकी हरकत टेलीविजन के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटॉलेबल हो गई, तो उन्होंने फिर इनसे पार्टी को इंस्ट्रक्ट किया कि जी आप फॉर्मली इनके साथ इजहार ला ताल्लुकी करें, जो कि हमने किया। रऊफ भाई, नवाज शरीफ भी जेल गए थे और पार्टी का मोराल भी डाउन हुआ था, लेकिन ऐसी सूरत हाल तब पैदा नहीं हुई थी। आपसे किबला मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, इस वक्त कुछ ऐसे अफराद पीटीआई के आपकी पार्टी में पॉइंट आउट कर दिए गए हैं जो काम करने वाले अफराद को डिमोरलाइज कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं आप? आपकी गुफ्तगू से मुझे समझ आई।
नहीं, देखिए, मैं ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है जो पार्टी डिसिप्लिन है उसके ताबे हैं हम सब, और ताबे रहना चाहिए। अगर पार्टी के किसी फैसले के ऊपर हम में से किसी को ऑब्जेक्शन है तो पार्टी फोरम्स मौजूद हैं जहां हम जाके इजहार ख्याल कर सकते हैं और अपने प्रपोजल्स जो है वो सबमिट कर सकते हैं। वही तमाम चीज़ें खान साहब के पास जाती हैं। लेकिन पब्लिक फोरम के ऊपर आके किसी किस्म की गुफ्तगू करना, पार्टी डिसीजंस के बारे में कोई गुफ्तगू करना, वो मुनासिब नहीं है। ये मैंने कहा है, इसके अलावा मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। फवाद भाई, रऊफ भाई, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ अमेरिका में 1979 में आपको याद होगा सिमिंगटन और फिर 1990 में प्रेस्लर तरमीम आई थी। जो खान साहब की हुकूमत गिरी उसका भी इल्ज़ाम अमेरिका पे लगा। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब अमेरिका की हमायत में वहाँ से कोई कानून आएगा, वहाँ से कोई ख़त आएगा, ये इस पेशरफ जो सामने आ रही है, आप क्या समझ रहे हैं अमेरिका और खान साहब की राय को? ज़रा कंपैरिजन कर दें मुझे। देखिए, दो तीन बातें हैं इसमें, मैं दो सभी के ऊपर बात कर लेता हूँ। एक तो ये कि जी एक सियासी पार्टी होने के नाते हमने कभी अमेरिका से किसी किस्म की कोई रोल प्ले करने के बारे में नहीं कहा और ना ही कहेंगे। हम बिलीव करते हैं कि हमने अपने जो मसाइल हैं वो अंदरूनी तौर के ऊपर मुल्क के अंदर रह कर ही हल करने हैं, अपने इदारों के थ्रू ही हल करने हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अब जो पाकिस्तान में हुआ है पिछले 2.5 साल में, 3 साल में, ऑलमोस्ट 3 years ना, वो तो सारी दुनिया के ऊपर आया है। लोगों, दुनिया की आंखें भी हैं, दुनिया के कान भी हैं, दुनिया बात भी करती है। आप देख लीजिए कि इस अरसे में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स, उसके बारे में क्या कहा गया है, अमेरिका की जो उनकी जो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स आई हैं उसमें क्या कहा गया है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ बहुत से मिशन आए हैं, EU का मिशन आया है, कॉमनवेल्थ का मिशन आया है, इनकी रिपोर्ट्स पढ़िए, उन्होंने क्या कहा है। जो बाकी इदारे हैं उन्होंने उनकी रिपोर्ट्स पढ़िए। इंटरनली भी आप देखिए, यहाँ जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने पाकिस्तान के हालात के ऊपर किस तरीके से कमेंट किया है, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये तमाम चीज़ें दुनिया के ऊपर आया हैं। इसके ऊपर अगर कोई दुनिया की हुकूमत जो है, मसलन GSP इस वक्त जो है इंडेंजर्ड है, आपको पता है कि उनकी तरफ से भी जो यहाँ लोग आए हुए थे वहाँ रिव्यू हो रहा है और फिर रिव्यू हो रहा है कि पाकिस्तान को GSP जो है वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि 26 कॉवेनेंट्स इन्होंने साइन किए थे GSP प्लस की फैसिलिटी लेने के लिए, और उनमें से रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी जो है वो भी कॉवेनेंट्स हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में बुरी तरह वायलेट हुए हैं। तो ये सब डेंजर्स मौजूद हैं, खतरात मौजूद हैं। अब क्या होता है क्या नहीं होता, वो जब होगा तो देखेंगे। यही कि क्या होता है क्या नहीं होता। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम बात करें दुनिया के पावरफुल ममालिक की या फिर उनकी इन इदारों की जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन हो जाए या फिर वो यूनाइटेड नेशंस हो जाए, वो एक लिप सर्विस, एक जुबानी जमा खर्च तक का तो मामला लग रहा है। उससे ज्यादा का प्रेशर इट सीम्स टू बी समहाउ दैट नहीं आ रहा या आएगा नहीं कि ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन को बेहतर किया जाए पाकिस्तान में, क्योंकि वो तो जूं की तू है। देखिए, मैंने कहा कि हमने तो इंटरनली इन मामलात को हैंडल करना है। आप अपने अदारों के थ्रू, वो पार्लियामेंट हो जाए या वो अदलिया हो जाए जिसको कि क्रिपल कर दिया गया है, या वो और हमारे पास जो आइन हमें इजाज़त देता है पीसफुल प्रोटेस्ट का, पुरअमन एहतजाज का, ये तमाम कॉम्बिनेशंस जो हैं, इन कॉम्बिनेशन जो है इनको इस्तेमाल करके हम लोग अपना जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाएंगे और बढ़ा रहे हैं। तो बाकी जो कुछ होता है, दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती, वो डिपेंड करता है पाकिस्तान ने कहाँ साइन सिग्नेचर्स किए हुए हैं, क्या कॉवेनेंट्स इन्होंने साइन किए हुए हैं, क्या उनकी रिस्पेक्ट है कि नहीं है। लाजमी बात है, उसका रिएक्शन तो आता है, वो आएगा, जब आएगा तो उसको देख लेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। सुना है कि आज खान साहब ने जब जो गुफ्तगू की जेल में आप पार्टी लीडर्स के साथ, उसमें ये भी उन्होंने इंदिया दिया है कि आफ्टर ईद तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद स्ट्रीट एजिटेशन दोबारा सड़कों पर एक दफ़ा फिर जो रिवायती पॉलिटिक्स है खान साहब की, और एक एजिटेशनल कह लीजिए या एग्रेसिव कह लीजिए, और फिर अपोजिशन इत्तेहाद सबको मिला के साथ होगी। तो एक तो इसको कंफर्म या कीजिएगा, रिबट कीजिएगा कि ऐसी ही बात है, और दूसरा तो मौलाना साहब को साथ इंटैक्ट करने में इस सब मामले में पेशरफ्त है अभी तक सर? जी, उन्होंने बात की है आज के ईद के बाद वो पुरअमन एहतजाज की कॉल देंगे, और उसमें पाकिस्तान भर से तमाम मकातब फ़िक्र के लोग जो हैं, वो किसान हो, वो मज़दूर हो, वो तालिब इल्म हो, या किसी भी और तबके को बिलोंग करे, किसी भी और प्रोफेशन को बिलोंग करे, सबको कहेंगे जी कि मुल्क में आइन और कानून की बहाली की इस जद्दोजहद में आप शरीक हों। आपका सवाल जो है वो स्पेसिफिकली JUI के बारे में है, उनके साथ बातचीत जारी है। एक मिनिमम जो एजेंडा है उसके
उसके ऊपर तो वो एग्री कर चुके हुए हैं, वो है आइन की बहाली और मुल्क में जल्दी से जल्दी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। ये दुरुस्त बात है रऊफ साहब। वो उनके साथ हमारी जी मैं ये इसमें साथ शामिल करना चाहता हूँ, एक प्रेशर टैक्टिक कह लीजिए, या फिर जो आपकी जमात ने कहा था कि रेमिटेंसेस के हवाले से वो जो सिविल नाफरमानी की जो बाहर से शुरू होनी थी तहरीक, वो कामयाब नहीं हुई, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया। अभी अल जजीरा के अंदर भी 2-4 रोज़ पहले इसी हवाले से खबर भी आई है कि $3 बिलियन इस जैन में और पिछले जैन में, मतलब बल्कि वो इंक्रीज हुए हैं एज कम्पेयर टू 2024 का जो जनवरी था, और एक साल का ये वाला जो जैन का गुजरा है उसमें रेमिटेंसेस तो इंक्रीज हुए हैं, तो उसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया, या वो उसको फॉलो अप नहीं किया उसका तरीके से। देखिए हमारी रेमिटेंस ना भेजने की जो कैंपेन है वो शुरू कब से हुई है? वो हुई है 1 फरवरी से। अब फरवरी के आप रिटर्न्स तो आ जाने देना, ओके, उसके बाद देखिएगा। अब पिछले साल तो हमने कॉल नहीं दी थी क्योंकि जो गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो उसको सस्पेंड कर दिया गया था। ओके रऊफ भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आपका खानदान और आप सियासत को, पाकिस्तानी सियासत को अच्छी तरह समझते हैं, आप मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रहे हैं, आप मुझे बता दें कि क्या मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलकर तहरीक शुरू हो सकती है, और क्या आपको 100% एतबार है? पार्टी जो कहेगी उस पर मनो न अमल होगा, लेकिन मैं रऊफ भाई से पूछ रहा हूं जाती तौर पर, रऊफ भाई क्या कहते हैं? देखिए, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उनका तकाजा है कि तमाम वो लोग, तमाम वो पार्टीज, तमाम वो सियासतदान, तमाम वो तालिब इल्म, तमाम वो किसान मजदूर जो पाकिस्तान में आइन और कानून की बहाली में यकीन रखते हैं और ये यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, उनके ऊपर लाजिम है कि वो शरीक हों इस पुरअमन जद्दोजहद में। और JUI जो है वो उनमें से एक है, बड़ी पार्टी है, इन्फ्लुएंशियल पार्टी है, उनके जो चेयरमैन, उनके जो हेड हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी एक मकाम है, तो ये खुशाइंद होगा कि वो इस तहरीक में, इस पुरअमन तहरीक में शामिल हों, लेकिन देखना होगा कि उनकी प्रायोरिटीज कहाँ हैं, उनकी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस किस तरीके से। भाई, इधर उधर के जो राब्ते थे वो उनको तो अब हम खत्म ही समझे ना कि अभी तक कोई है। इधर उधर के राब्तों में जरा ऐड कर ले, मेरा ख्याल है भट्ट साहब बात कर रहे हैं जो पेशावर में मुलाकात हुई थी, आर्मी चीफ का जो जवाब आया उसके बाद कोई अगली मुलाकातों की तवक्को रखती है अभी भी तहरीक इंसाफ, या छोड़ दी है? कल जुनेद साहब बैठे हुए थे एक प्रोग्राम में और उन्होंने उनसे यही सवाल पूछा गया था, तो उनके अल्फाज कुछ जवाब में ये थे कि जी अगर मैं ये कहूं कि राब्ते नहीं है तो वो झूठ होगा। ठीक, और फिर बिल्कुल ब्रीफली जाते हुए बता दें, सुना है कि ये 1, 2, 3, 4 खत भी आने हैं अभी इमरान खान साहब की तरफ से। आगे के खतों का तो मुझे नहीं पता जी, 3 आ गए हैं, ये खतूत 3 आए हैं, खान साहब के ऊपर डिपेंड करता है, उनका प्रेरोगेटिव है, अगर वो मुनासिब समझेंगे तो कोई और खत भी लिख देंगे। खत हैं क्या जी? खत में मुल्क के मसाइल को उजागर किया जा रहा है और मुल्क के मसाइल हल करने की जो तजावीज़ हैं वो सामने आ रही हैं, बड़ा पॉजिटिव अप्रोच है उनमें, और मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मुल्क में हालात बेहतर करना ही, लेकिन वही जिनको एड्रेस किया गया था आर्मी चीफ साहब को, वो सबके सामने ही है जो उन्होंने उस पर फरमाया कि आया भी तो नहीं पढ़ूंगा, वज़ीर आज़म को भेज दूंगा, और एक चाल भी उसको करार दे दिया। रऊफ हसन साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, आपके वक्त का एक छोटी सी ब्रेक है जी। वेलकम बैक। रऊफ हसन साहब हमारे साथ थे और उनसे हम यही बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ में इस वक्त हर दूसरी जगह पे लड़ाई नज़र आ रही है, और इसमें यूँ लगता है कि हुकूमत की या फिर जो भी अडयाला जेल को कंट्रोल कर रहे हैं, जो मुलाकात नहीं करने दी जाती भट्ट साहब इमरान खान साहब के साथ, तो उसका जो रिजल्ट वो चाहते थे ना, उसमें से अक्रू करना, जो उसमें से अखज़ करना, वो कर रहे हैं बड़ी कामयाबी के साथ कि लोग आपस में एक दूसरे से लड़ें। जाहिर है कि जब लीडरशिप जेल में हो और कभी कभी मिलने की इजाज़त दी जाए, हर बंदे को दी भी न जाए, इसको दी जाए उसको दी जाए, शुकूक व शुबात पैदा हो ही जाते हैं ऐसे सब मामलात के अंदर। अकबर बाजवा साहब, आज आप देखिए अडयाला जेल के बाहर शुएब और फवाद भाई की हुई है लड़ाई, ठीक है, उन्होंने थप्पड़ मारा है, इससे पहले भी फवाद चौधरी साहब ने 2 थप्पड़ मार चुके हैं। एक थप्पड़ का तो मैं चाहती हूँ, जब समी इब्राहिम साहब मारूफ जर्नलिस्ट है, वो शादी पर थे, फवाद साहब अपने गनमैन के साथ आए और उन्होंने थप्पड़ मार दिया था, और बाज़ाब्ता प्लान के साथ मारा था। ये नहीं था कि कुछ तलक कलामी हुई हो, पहले समी इब्राहिम से नहीं, वो बशर लुकमान की भी मिसाल ले ले, अब भी मिसाल ले ले। अच्छा, यहाँ 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर कोई आपको भगौड़ा या आपको कोई गलीज गाली निकाल दे तो एक की ज़बान चलती है, एक का हाथ चलता है।
दूसरे ने थप्पड़ मार दिया, वो बात तो है, ठीक ही था ना, क्यों भगोड़ा करेगा किसी ने? ये बात ठीक है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि दोनों में से कोई यहाँ पे कोई मौजूद हो, उनकी गैर मौजूदगी में हम क्या उस पर नामुनासिब इन दोनों की मौजूदगी छोड़े, खबर पे तवज्जो दें जो कोई दे नहीं रहा। खबर क्या है इस वक्त? खबर बाजवा साहब ये है, इमरान खान की सिक्योरिटी को हाई थ्रेट है। वो कैसे? वो ऐसे कि इस वक्त जो जहां पर जेल के, आप बाइट तो लाते नहीं कहां को, आप कहां करते हैं उसकी? आप उस पर कहते हैं कि ये मेज के नीचे छुपा हुआ था, मेज के ऊपर छुपा हुआ था, जज साहब बैठे होते हैं। ये सारी बातें कहां होती हैं बाजवा साहब? ये जेल में होती है। जेल में होती है। जेल में एक हॉल है, ये जितना हमारा स्टूडियो ना, इतना को हॉल है जहां पे अदालत लगती है, और उस अदालत के अंदर जब वो गवाहान पेश होते हैं, प्रॉपर कोर्ट लग जाती है ना वहां पे, उधर बात होती है। मेरी बात सुने, पूरी कोर्ट लग जाती है, 4 किलोमीटर पहले वो सारा अंदर कैसे घुस जाता है? यही किसी दिन खान के ऊपर थप्पड़ पड़ गए, कौन जिम्मेदार है? मैं खुदा का खौफ करें बात। क्या उस दिन खान ने कहा नहीं ये सहाफियों में बैठे हुए हैं, ये क्या फिक्र था खान का? वो एक जत्था भेजा गया अंदर, तो फिर वो क्या था? वो भेजा गया हुकूमत की तरफ से, वो जत्था भेजा गया, और मैं तो उसकी मदद वही तो मैं पूछ रहा हूं कि जब जेल है, जेल के अंदर एक सिक्योरिटी थ्रेट है, तो वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट कैसे हो रहे हैं? और नहीं सर, जेल में कौन सी सिक्योरिटी थ्रेट है? ये तो जेल के गेट के ऊपर फवाद चौधरी और शोएब शाहीन साहब की आपस में जो स्कफल हुई है वो ही है। मुझे ये बताएं, 4 किलोमीटर पहले वो आपकी गाड़ी रोक लेते हैं, वहां से आपको पैदल चल के जेल की तरफ जाना पड़ता है, अंदर जाने के लिए आपको 3-4 जगह पे क्लियरेंस करवानी पड़ती है। अगले दिन कोर्ट रूम के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सामने भट्ट साहब, सलमान अकरम राजा साहब कहने लगे मेरी टाई की भी तलाशी ली जाती है वहां पे। और उधर दूसरे दीगर लीडरों ने भी कहा कि यार मतलब इतनी शदीद, यार तो फिर क्या खुला तजाद है? रऊफ भाई तो भी आपके सामने आप ही को कह रहे थे कि फवाद चौधरी और दोनों भाइयों को हमने निकाल दिया हुआ है, तो फिर अंदर किन वाड़ देने? वो देखें, वो मुल्जिम है, फवाद चौधरी साहब जीएचक्यू हमला केस में मुल्जिम है। अभी तक पार्टी में निकाल दिया नहीं निकाला उससे हमारा क्या लेना देना है, लेकिन मुल्जिम है, मुकदमा वहां पे चल रहा है, केस उधर लगता है, इस वजह से जाके उन्होंने वहां पे पैरवी करनी है अपने केस की, इस वजह से उन्हें जाने दिया जाता है। खुद भी जाके जेल में मुलाकातें करते हैं, लेकिन फैसल चौधरी मुलाकातें करते हैं। फैसल चौधरी साहब की होती है, फवाद चौधरी साहब की सिवाय जिस दिन केस की समाअत होती है उस पर मुलाकात, उसके अलावा मुलाकात नहीं होती। लेकिन भट्ट साहब बात यह है, गुजारिश ये है, अभी आप थोड़ी देर पहले रऊफ हसन साहब के सामने बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब भी जेल में रहे हैं, पार्टी का मोरल डाउन हुआ, सहाफी मिलने जाते थे नवाज शरीफ साहब से? भट्ट साहब मुझे बताइएगा जरा, जाते थे? और रूटीन के अंदर जाते थे मिलने के लिए, बाकी पार्टी के लीडर रूटीन में मिलने के लिए जाते थे। आप मुझे बताइए कि इमरान खान साहब से किसी सहाफी को मिलने की इजाजत है अंदर, सिवाय उसके कि जब उनका केस लगा होता है और वहां पे कवर करने के लिए सहाफी जाते हैं? बाजवा सिर्फ एक दिन वो सहाफी के जो सबको पता है अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, जिस पर आपने कहा कि उन्होंने पता नहीं क्या, मुझे तो नहीं पता उन्होंने इस तरह का कोई वर्ड यूज किया, लेकिन अंदर जाके उन्होंने जो सवालात किए, वो जो रिपोर्ट हुए हैं भट्ट साहब, उस पर भी कुछ नजर कर ले। सच क्या है? हरकत को तरीका था वो। सच ये है बाजवा भाई के इस वक्त पीटीआई के अंदर सियासतदानों और वकला के धड़े अलग अलग हैं, लेकिन और ये वकला के जो धड़े हैं ये है फसाद की जड़। जमात का अब माने आज कि कोई इंतजामी ढांचा जो है वो इस वक्त है, माने नहीं। देखें बात ये, मैं तो आपको पहले कह रहा हूं, जब आप एक पार्टी का जो लीडर है जिसकी डिसीजन के ऊपर तमाम आगे फैसले होने हैं, उससे आप मिलने नहीं देंगे, जब आपका दिल करेगा तब आप मिलवाएंगे। हुकूमत तो वैसे ही नहीं मिलवा सकती उनसे, एक बात तो क्लियर है ना। वो इतवार के रोज जेल खुल जाती है, वैसे खुल जाती है, हुकूमत को बेचारी को पता ही नहीं होता। लेकिन वो जो सिक्योरिटी वाली बात थी ना, मैं पहले उसको क्लियर करना चाह रहा हूं। इतनी सख्त सिक्योरिटी में अंदर कह रहे हैं थ्रेट है, यार ये बड़ी ज्यादती की बात है। हाँ, जेल के अंदर और ये थ्रेट की मतलब ये मुझे नहीं बात समझ आई कि ये बाजवा साहब ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि इंतजामी ढांचा मौजूद नहीं, और थोड़ा थोड़ा एग्री भी कर, भारत वो चौथा मुल्क बन गया है जिसने अमेरिका का दौरा किया। और आपने देखा ही होगा, 1-2 रोज़ पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी मौजूद थे। वो कुछ टैरिफ में कमी के तोहफे लेके वहाँ पे चले गए, बिजनेस को आगे उन्होंने बढ़ाना है। उसके अलावा 10 साल एक डिफेंस डील है उनकी, एंड एक जो जॉइंट स्टेटमेंट उसके बाद आई, उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मामला हमें नज़र आए। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान अमेरिका की हम बात करें, रिलेशनशिप्स की, डिप्लोमेसी की बात करें, तो जो अमेरिकी कांग्रेसमैन जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो कोई इतनी अच्छी पिक्चर पेंट तो नहीं करती पाकिस्तान के लिए। बाहर कैफ ब्रिगेडियर वकार खान साहब हमारे साथ हैं, उनसे हैं कि हाउ डज ही थिंक कि ये सिचुएशन आगे क्या रुख अख्तियार कर सकती है। 2 चीज़ें सर, एक तो ये कि इंडिया, और वी आर कंसर्न्ड विद इंडिया एंड वी आर कंसर्न्ड विद वो जितना कोजी अप कर रहे हैं अमेरिका के साथ,
पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेसी में क्या चेंजेस लाने चाहिए, या फिर आपके ख्याल में एट पार है वो जैसी इंडिया की है, या हमें कुछ और मजीद बेहतर करने की जरूरत है अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी? आई थिंक एक तो जो मोदी साहब का दौरा है ये डेफिनेटली सिग्निफिकेंट है, क्योंकि नेतन्याहू ने किया और उसके बाद फिर मोदी साहब को इनवाइट किया गया। और वहाँ पे उससे पहले आपने देखा कि बड़ा ह्यूमिलिएट किया गया इंडियन कम्युनिटी को, जो स्पेशली इलीगल इमिग्रेंट्स को इस तरीके से चेन में डाल के भेजा, कुछ बड़ा शोरूम होगा वो इंडियन पार्लियामेंट में। तो इतनी इस तरह टैरिफ्स का बहुत बड़ा इशू, अगर इंडिया अमेरिका का आप देखें ट्रेड में, तो अभी जो टैरिफ्स लगाई गई हैं वो इंडिया भी इफेक्टेड है। बाकी कुछ गाजरें उनको दी गई हैं, मसलन जो थवराना की हैंडिंग ओवर के बारे में है कि जो मुंबई अटैक से रिलेट कर इंडिया, हालांकि वो इन्वॉल्व नहीं था। दूसरा F-35 की डील है जिसपे अभी इंडिया में काफी सोचा विचार हो रहा है, बिकॉज F-35 इज कंसिडर्ड एज अ व्हाइट एलिफेंट। और ये खुद इंडियन कह रहे हैं, अशोक अटाली हैं जो जी टेक के हेड हैं, जो डिफेंस इंडस्ट्रीज को देखते हैं जी, तो उन्होंने कहा ये व्हाइट एलिफेंट है। एलॉन मस्क भी इसको ऑब्सोलीट कह चुका है। तो ये इसकी सिर्फ मैं कॉस्ट बता दूं कि $36,000 लगते हैं घंटा अगर आप फ्लाई करें। एक जहाज कॉस्ट करता है कोई $118 मिलियन, और सालाना कॉस्ट पर एयरक्राफ्ट लाइक $7 मिलियन। और अमेरिका खुद परेशान है कैसे हैंडल करे। तो एक तो ये गाजर F-35 की जिसका तैयार किया, पाकिस्तान ने जवाब ऑलरेडी, पाकिस्तान इज बाइंग J-35, तो वहाँ पे इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं है। दूसरा उनको थोड़े पायलट्स चाहिए, अभिनंदन की बजाय कोई अच्छे पायलट्स हों जो जहाज उड़ा सके। बाकी डेफिनेटली भारत को आई थिंक दोबारा एंटाइज किया जा रहा है अगेंस्ट चाइना इंडो पैसिफिक में, बिकॉज अभी ट्रम्प का अगर आप देखें तो पॉलिसी में मेजर शिफ्ट है कि रशिया को अभी वो दे ट्राई टू कोजी इट अप, और आपने देखा यूक्रेन पे भी बड़ा रेडिकल व्यू आया ट्रम्प का और उनके ब्रिगेडियर साहब। अमेरिका ये चाहता है कि फ्रांस और रशिया से जो हथियार, और अमेरिका से भी वो लेता है इंडिया, अमेरिका ये चाहता है कि ज्यादातर हथियार आप हमारे से लें, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो जो उनका ट्रेड डेफिसिट है तकरीबन $50 अरब का, वो मेरा ख्याल है यहाँ से ब्रिज करना चाहते हैं। बट एट द वेरी सेम टाइम इंडिया, दो मुल्क है ना इंडिया के साथ, एक पाकिस्तान है हमारा, वैसे उनसे मैड स्टेटस है वहां पे, म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन का, हमारे हम न्यूक्लियर आर्म कंट्री हैं, कन्वेंशनल वॉरफेयर में चाइना से तो वो जीत ही नहीं सकते। वो इतना सब कुछ स्टैक अप करके रखने की जरूरत क्या है? और दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस स्पेंडिंग इंडिया करता है। ये क्या माइंडसेट है आपके ख्याल में इंडिया का? आई थिंक ये अगर आप परफॉर्मेंस देखें मिलिट्री की, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने सवाल किया कि ठीक है असला आप जितना मर्जी इकट्ठा कर लें, आपने S-400 भी ले लिए, F-35 की तो खैर अभी डिस्कशन हो रही है इंडिया में और कोई इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। जो ऑफर दिया आपने कि शायद इंडिया ना ले, बहरहाल इन एनी केस इट्स अ गुड ऑफर। बाकी जो है ऑन ग्राउंड मिलिट्री की परफॉर्मेंस देख लें, स्विफ्ट रिटॉर्ट में देख लें इनकी एयरफोर्स ने क्या किया था, अभिनंदन को यहाँ रेड किया गया, फिर चाइना के अगेंस्ट बिल्कुल ये भीगी बिल्ली बन गए थे जब कन्फ्रंटेशन हुई 2020 में। तो स्टॉक फाइट वो कर रहे हैं। आई डोंट नो किस चीज का फियर है, बिकॉज इवन बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव जैसे मुल्कों से भी ये घबराते हैं। पाकिस्तान के साथ एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप रहा है पिछले 70 साल से। तो अल्लाह का फजल है, न्यूक्लियर डिटरेंस भी है, कन्वेंशनल डिटरेंस भी है, और एयरफोर्स स्पेशली हमारी हमेशा एक स्टेप आगे रही है। और डेफिनेटली एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम देख लें या फाइटर जेट्स देख, पायलट्स हैं। बाकी ये भारत हैज टू आंसर इट्स ओन पीपल। अगर 90 करोड़ लोगों के पास टॉयलेट्स ही नहीं है, और जो गुर्बत के फिगर भी खुद राहुल गांधी ने कहा जी अगर आप सही तरीके से डिग करें तो पता चलेगा बहुत ज्यादा है। हाँ यस, ये जरूर है, अडानी अंबानी हैं, मिटल्स हैं, टाटास हैं, जो बिलियनर्स हैं, और डेफिनेटली एक आप कह लें एक रिच क्लास है वहां पे। लेकिन ऑन ग्राउंड जो है आई थिंक मोदी साहब ना जॉब डिलीवर कर सके, ना सिक्योर कर सके भारत को। अभी आप देख लें मणिपुर में आग लगी हुई, मेरे ख्याल अभी सेंट्रल रूल लग गया, यूनियन गवर्नमेंट वहां पे अभी रूल कर रही है। और इसी तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। 2 रियासतें तो अभी डायरेक्ट आजादी मांग रही है, लाइक त्रिपुरा है या मिजोरम, इस तरीके से नागालैंड। काबिल एहतराम ब्रिगेडियर साहब, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में 2 बातें की हैं। पहली बात तो आपने की है मुंबई हमलों के मुबैना मनसूबा साज की तहूर हुसैन राना को भारत के हवाले करने का ऐलान, जो ट्रंप वाली बात आप कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है, सफारती कामयाबी है, तो क्या अमेरिका को BLA और TTP को भारतीय फंडिंग जो है वो नज़र नहीं आ रही कि भारत किस तरह कर रहा है और कुलभूषण को क्यों भूल गया है? एक तो ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ, साथ ही जवाब दे दीजिएगा। आपने बात अभी की है F-35, जबकि हमें मिल रहे हैं चाइना से J-35, जरा कंपैरिजन भी दोनों का कीजिएगा। ये 2 सवाल है मेरे। इसमें पहले F-35 पे आ जाते हैं। F-35 पे खुद अमेरिका भी परेशान। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट टू मेंटेन, और जैसा मैंने मेंशन किया एलॉन मस्क उसको ऑब्सोलीट कह चुका है, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है।
मैंने बताया $36,000 लगते हैं घंटा फ्लाई करें। खुद अगर जहाज की कॉस्ट देखी जाए तो तकरीबन $118 मिलियन का, अगर 10 जहाज भी लेते हैं तो यू आर लुकिंग एट $1 बिलियन। और अगर 2 स्क्वाड्रन रेस करने हैं तो इसका मतलब है कि $3-4 अरब को खर्च करने पड़ेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट सालाना जो है बहुत ज्यादा पड़ती है, जहाज की तकरीबन $7 मिलियन पर एयरक्राफ्ट है। क्रैशेस भी हुए हैं, तो इसमें इंडिया में काफी डिबेट हो रही है, क्योंकि इंडिया ने भी उसके पास चॉइसेस है, रशिया से भी ले सकता है। बाकी जो अगर आप कंपेयर करें, क्योंकि J-35 टोटली नई एंट्री है, J-31 का एक्सपोर्ट वेरिएंट है, और उसमें जो है पाकिस्तान के पास ऑलरेडी आई थिंक ऑफर भी है। मोस्ट प्रॉब्ली अगले 2 साल में पाकिस्तान को 40 जहाज खरीदे, तो वहां पे इंशाल्लाह एक बैलेंस होगा। और चाइना ने भी प्रूव किया है, पहले कहते थे जी चाइनीज टेक्नोलॉजी शायद पीछे है, मिलिट्री भी आप देख लें, जिस तरह डीप सीक आया उससे तबाही फेर दी इनकी लेट्स से एआई की जितनी इंडस्ट्री थी। इस तरीके से आई थिंक मिलिट्री हार्डवेयर में चाइना बिल्कुल एट पावर है। फिर पाकिस्तान टर्की का एक जॉइंट वेंचर चल रहा है, कान एयरक्राफ्ट, जो अगेन 5th जनरेशन है। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि कोई इम्बैलेंस क्रिएट होगा। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका को देखना चाहिए कि आप जब खित्ते में इस तरीके से एक्सपोर्ट्स करते हैं और भारत को आर्म करते हैं, जो ऑलरेडी सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर है दुनिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स, तो आप बैलेंस खराब करें। बाकी आगे यानी कि मुझे आपकी बातों से जो समझ आई है बात के, जो आप J-35 की बात कर रहे हैं, जो हम चाइना से बाय कर रहे हैं, ये वो जहाज है जो कि भारतीय रडार से मुबर्रा है, ये वो है बात? जी एग्जैक्टली, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, और चूंकि F-35 में भी ये कैपेबिलिटी है, लेकिन F-35 की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। अभी आप कंपेयर कर लें, आपका J-17 थंडर जिसने डिस्प्ले किया, जिसकी बड़ी डिमांड है इस वक्त, जो आप कह लें कि 2nd जनरेशन या 2.5 जनरेशन था, तो वो अगर कंपेयर करें भारत के साथ, जहाँ पे स्कर्मिश हुई पुलवामा के बाद बालाकोट में, और उसके बाद जिस तरीके से भारत के जहाज गिराए गए, तो उसमें आई थिंक मोदी साहब हमेशा खायफ रहते हैं। कभी वो रफाइल की बात करते हैं कि उस वक्त था, मतलब इसमें मिलिटरीली अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप ये फरमा रहे हैं। लेकिन 3-4 चीजें ना जिसकी बेसिस के ऊपर ब्रिगेडियर साहब अमेरिका सुपर पावर है, उसमें एक उसका टॉप नॉच नहीं, टॉप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, फिर इकोनॉमिक माइट है, और फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। अब अगर हम मिलिटरीली निकाल भी दें कि पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला है, या फिर चलो हमारे पास ख़ास तौर पर जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसकी वजह से कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो मामला जाता ही नहीं उतना, आपको ये लगता है कि इस वक्त जो जिस किस्म के बयानात अमरीकी कांग्रेस से आ रहे हैं, जो वहाँ पे एक माहौल, एक हमड्रम पाकिस्तान के खिलाफ बिल्डअप हो रहा है, टेक्नोलॉजिकली एंड स्पेशली पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है उसका? आई थिंक अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत भी है, स्पेशली आई थिंक अफगानिस्तान से रिलेटेड। अगर आप देखें, अभी भी जो 1 जनवरी को टेररिस्ट अटैक हुए हैं वो IS ने किए थे, डिस्पाइट कि इसमें अमेरिकन इन्वॉल्व थे, और उसका जो आप कह लें खुरा जाके निकलता है काबुल में, जहाँ पे भारत भी इसको सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा जो है आई थिंक अभी UN की रिपोर्ट आज ही आई है, जिसमें अगेन अफगानिस्तान को मोरद इल्जाम ठहराया गया। तो मेरे ख्याल में रीजन में तो पाकिस्तान की काफी से है। बाकी अमेरिका ने देखना है कि उसके मफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ है इन द रीजन, क्या वो अपने तमाम पुराने फ्रेंड्स को लेट से एंगर करके या उनको नाराज करके हासिल कर सकता है। मिडल ईस्ट में उसको जरूरत है, बिकॉज अजीबोगरीब किस्म की पॉलिसी आ रही है। बाकी जो है आई थिंक अमेरिका का पिछले आप कह लें कि दो दहाइयों से आई वुड से कोल्ड शोल्डर रहा है। एक बड़ा बेसिक वर्किंग रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, और एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहा है। लेकिन रीजन में देखा जाए वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट, डेफिनेटली पाकिस्तान की अपनी इंपॉर्टेंस है, और पाकिस्तान के बारे में अभी तक पॉलिसी आई भी नहीं है। इट विल टेक अ वाइल, क्योंकि मोदी साहब का विजिट होगा तो उसमें चीजें हाईलाइट होगी, बट बाय एंड लार्ज अगर आप देखें जो अपॉइंटमेंट्स की हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एट वेरी की पोस्ट्स, और जिन लोगों जो मतलब वो अपेरेंटली नहीं, वो बड़ा बबांगे दोहल वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। मैं सेक्रेटरी स्टेट की बात कर लूँ, मैं सेक्रेटरी डिफेंस की बात कर लूँ, मैं यहाँ पर जो साउथ एशिया के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी उनकी बात कर लूँ, या अंडर सेक्रेटरी जो कि डिप्लोमेसी के लिए उनकी बात कर लूँ, हर एक बंदा उनका स्टांस बड़ा क्लियर है पाकिस्तान के खिलाफ है। तो ऐसे महसूस सा होता है जैसे ये जो नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पाकिस्तान विल हैव अ हार्ड टाइम टॉकिंग टू देम, बार्गेनिंग विद देम। ये हो भी सकता है, लेकिन लास्ट टाइम ये ट्रंप आए थे, आपको याद होगा कि आते ही अगर आप पहला ट्वीट देखें, ट्रंप 1 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बाद में आपने देखा कि उसमें पाकिस्तान के हाई लेवल के मिलिट्री के दौरे भी हुए, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी गए और एक रिलेशनशिप बन गया था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ऐसी इट्स नॉट अ थ्रो अवे थिंग कि जो अमेरिका इसके बगैर लेट्स से इस रीजन में गुजारा कर सकते। बाकी भारत साथ तो आप देखें ना, ऑलमोस्ट पिछली 3 दहाइयों से एक ग्रोइंग रिलेशनशिप है। इंडो पैसिफिक में दे वांट के दोबारा खड़ा हो चाइना के अगेंस्ट।
लेकिन जो ट्रंप की ओवरऑल पॉलिसी अभी यूरोप में भी आप देख लें, उस पर काफी क्वेश्चन हो रहा है विद इन अमेरिका भी, यूरोप में भी, कि थोड़ा हेवायर्ड है, उसमें जज्बात या रिटोरिक ज्यादा है। रेटोरिक तो अपनी जगह पे है, लेकिन ट्रंप बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहा है जो प्रैक्टिकली नजर भी आ रही हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद। और मेरे भाई बाजवा साहब, मोदी इस वक्त ट्रंप की शय पर एक बार फिर खित्ते में जंगी माहौल बनाना चाहता है, और ये जो जितने साजो सामान ले रहा है ना, ये उसने कश्मीरियों की कत्लो गारत के लिए इस्तेमाल करने हैं। सारी खेड़ एवे चले वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान भी यहाँ पे, हम भी कोई वैसे तो नहीं बैठे हुए ना। और फिर अगेन वही बात कि हमारा जो मैड स्टेटस है इंडिया के साथ, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का, भाई ब्रिगेडियर साहब से कि अमेरिका बड़ा तगड़ा है, अमेरिका बड़ा तगड़ा है। आपको अंदाजा नहीं बाजवा साहब, ए रशिया, ए चाइना, ए टर्की, ए पाकिस्तान, जो नया ब्लॉक आ रहा है ना, खुदा की कसम आपको भारत और ट्रंप लपड़े ही नहीं। आप देखिएगा जरा। मैं माजरत के साथ डिसएग्री करता हूं बट साहब आपसे, टाइम विल टेल। बाकी लेकिन कॉम्प्लिकेटेड टाइम्स हैं, आगे इंटरेस्टिंग भी कहा जा सकता है इनको, बट टाइम विल टेल आगे ऊंट किस करवट बैठता है। इट विल बी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम से नजर आ गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।